अच्छा जी। इस सवाल को देखते हैं जरा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑफ सरप्राइज लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021। ये स्प्रिंग 22 में सवाल आया था। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 130 मिलियन। कर टैक्स में चला गया। यहाँ पे लिख दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गई। फिर उसके बाद टैक्स डेप्यूटेशन एक्सीड्स अकाउंटिंग डेप्यूटेशन बाय 9 मिलियन एंड रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस 6 मिलियन। अंडर टैक्स लॉ रीवैल्यूएशन हैज नो इफेक्ट। अच्छा, वो कहता है टैक्स डेप्यूटेशन ज्यादा है अकाउंटिंग डेप्यूटेशन, तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, लेस कर देंगे 9 मिलियन से। ठीक हो गया, ये लेस कर देंगे। और रीवैल्यूएशन लॉस कितना है जी, 6 मिलियन। ये उसने क्या रिकॉर्ड किया है, रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, ये वो लॉस है जो प्रॉफिट लॉस में नहीं गया। ये वो लॉस है जो प्रॉफिट लॉस में नहीं गया। यार इसको जरा चेक करो, इसकी ये थोड़ा सा ब्लर है, इसके लेंस को देखो जरा। ठीक है, चलो ठीक है। ये 6 मिलियन का जो लॉस है प्रॉफिट लॉस में नहीं गया, तो इसलिए एडबैक नहीं करेंगे। अगर तो ये प्रॉफिट लॉस में गया होता तो एडबैक कर देते। इंटरेस्ट इनकम एक्सीड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय 12 मिलियन। हमने इनकम ज्यादा रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है जी, तो 12 से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। वाइल कमीशन रिसीव्ड एक्सीड कमीशन इनकम बाय 15 मिलियन। कमीशन ज्यादा मिल गई है, टैक्स वाले मानते होंगे। इनकम अक्रूवल के हिसाब से कम बनती है, हमने कम रिकॉर्ड की होगी, तो टैक्स वाले इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे। अंडर टैक्स लॉ बोथ आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। ओके। आउट ऑफ टोटल डोनेशन 5 मिलियन ओनली 60% आर अलाउेबल इन टैक्स। ये परमानेंट डिफरेंस आ गया। हमने दिए थे डोनेशन लोगों को, टैक्स वाले कहते हैं बस 60% अलाउड है, 40% अलाउड नहीं है। तो 5 मिलियन के लेंगे, 40% एड बैक कर देंगे, और ये परमानेंट डिफरेंस है। समझ आ गई बात। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 25 मिलियन इनकर्ड इन 2021 हैज बीन एक्सपेंस आउट। हमने 2021 में एक्सपेंस आउट कर दी। अंडर टैक्स लॉ डेवलपमेंट कॉस्ट आर अमोर्टाइज एट द रेट ऑफ 28% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। टैक्स वाले कहते हैं जी 28% के हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे, हमने सारी की सारी माइनस नहीं करनी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, सारे के सारे डेवलपमेंट कॉस्ट एड बैक करेंगे और 25 का 28% माइनस करेंगे। तो मेरा बात ओके जी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एट 31 दिसंबर 2021 इंक्लूड बोरिंग कॉस्ट ऑफ 8 मिलियन इनकर्ड इन 2021। अंडर टैक्स लॉ बोरिंग कॉस्ट इज अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। ये 8 मिलियन माइनस करेंगे, हमने नहीं किया होगा लेकिन टैक्स वाले माइनस कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2021 एसएल acquired share in Funny Limited for 70 million. The investment FL was subsequently made at fair value through profit or loss. फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट सिंपल, अभी फिलहाल यही याद रखें। अभी तो हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने की टॉपिक है बेसिकली ज्यादा से। भाई जब आपने किसी कंपनी के शेयर बाय किए होंगे, साल के एंड पे देखेंगे अगर तो मार्केट में भी बढ़ गई है तो प्रॉफिट लॉस में फायदा रिकॉर्ड करेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड करते थे। और अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई है तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट लॉस। यहाँ तक की बात समझ लगी। सिंपल इसका कंसेप्ट वही है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पड़ा है, बाकी डिटेल बाद में देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एसएल रिसीव्ड 4 मिलियन एज डिविडेंड फ्रॉम एफएल एट ईयर एंड। ए गेन ऑफ 10 मिलियन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। हमने गेन रिकॉर्ड किया है 10 मिलियन का प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी। अब वो कहता है जी अंडर टैक्स लॉ कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 15% एट द टाइम ऑफ सेल व्हाइल डिविडेंड रिसीव्ड इज टैक्सेबल एट 10%। अब वो कहता है कि भाई फेयर वैल्यू में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है हम उसको मानते ही नहीं। हम किसको मानते हैं, कैपिटल गेन को। कैपिटल गेन क्या होता है, टैक्स पढ़ा हुआ आप लोगों ने। कैपिटल गेन क्या होता है, बेचने पे। मतलब अगर आपके पास एसेट पड़े हैं
उसकी वैल्यू में इजाफा हो गया है, वो नहीं मानते। वो कहता है जब बेचोगे तब देखेंगे। तो हमने तो इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है, समझ आ रही बात? हमने इन्वेस्टमेंट नहीं बेची, तो हमने तो उसका फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया 10 मिलियन। वो कहता है हम नहीं इसको मानते, हम कहेंगे माइनस कर दो। अच्छा जी। फिर वो कहता है डोनेशन इनकम हुई है आपको। हमने कहा बिल्कुल हुई है। कितनी? 4 मिलियन। वो कहता है इसके ऊपर टैक्स लगेगा कितने परसेंट? 10%। समझ लगी बात? तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। अगर टैक्स आपको याद हो तो इसको सेपरेट ट्रीट कर रहे होंगे हम। यहां तक की बात में लगी। तो डिविडेंड इनकम टैक्सेबल एट डिफरेंट रेट, इसको भी एड रिवर्स कर देंगे। हमने इनकम बनाई होगी, वो चूंकि उसके ऊपर डिफरेंट रेट लगा रहे हैं तो इसको यहां से निकाल देंगे, अलग से रेट लगा रहे हो। ठीक है जी। यहां तक कि 4 मिलियन रिवर्स हुआ, ये बात समझ भी आ गई सबको? द इंटेंशन एसल फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन एफएल इज टू टेक बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। मतलब वो कह रहा है कि इसको बेचने पे हम जो फायदा होगा वो हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, हम इससे कोई लेना देना नहीं है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस फॉर एसएल 31 दिसंबर 2020 वाज एज फॉलो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे 18, इंटरेस्ट रिसीवेबल पे 3, अनअर्न्ड कमीशन पे 9, टोटल है जी 12। ये सादल फाज में आपको डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस बता रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अब बच्चों 130 में एडबैक होगा 42 और माइनस होगा 50। तो नेट टैक्सेबल प्रॉफिट कितना रहेगा? 130 में एडबैक होना है कितना? 42 और लेस होना है 50। क्या आंसर आता है जी? 122। अच्छा जी, अगला पॉइंट है अनयूज्ड असेस टैक्स लॉसेस वाज 50 इन 31 दिसंबर 2020। पिछले सालों से लॉसेस आते जा रहे हैं कितने? 50 मिलियन के। वो माइनस कर दें। तो नेट टैक्सेबल प्रॉफिट कितना बनता है जी? 72। उस पर टैक्स रेट लगा लें 30%। 21.6। समझ लगी बात? डिविडेंड के ऊपर उन्होंने टैक्स रेट लगाया कितना? 10%। तो मिला के हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया होगा? 22। बच्चे हम 22 यहाँ पे लिखेंगे। लिखे जी? यहाँ तक की बात समझ लगी थी? अब हमने बच्चों निकालनी है वर्किंग नंबर 1। सबको समझ आ गई थी? अब हमने करनी है जी वर्किंग नंबर 2। 31 दिसंबर 2020 को हमने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस निकालनी है।
अब बच्चों जरा देखो, ओपनिंग बैलेंस उसने दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था। अच्छा, ये 18 जो है ये डिफरेंस नहीं है, डेफ टैक्स है जी। ये क्या है? अच्छा, वो कहता है लाइबिलिटी पॉजिटिव है और जो एसेट है वो नेगेटिव है। तो 18 आ रहा है लाइबिलिटी, तो यहाँ पे आ रहा होगा, ऐसे ही है। डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि डेफ टैक्स एसेट और लाइबिलिटी तो, चलो एक और यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। ये 18 है, लाइबिलिटी है, ठीक हो गया। इस पे रेट लगा होगा 30%, तो डिफरेंस कितना होगा फिर? 60 होगा। अच्छा, ये चूंकि लाइबिलिटी है तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? कैरिंग अमाउंट बड़ी होगी कि टैक्स बेस बड़ी होगी? सोच लो सोच लो, शाबाश शाबाश शाबाश। कैसे टैक्स बेस कैसे? कैरिंग अमाउंट बड़ी होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि उसने मैं नहीं बताया कि कैरिंग अमाउंट कितनी है, तो हम इसको 160 भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको 260 भी एज्यूम कर सकते हैं, 1060 भी एज्यूम कर सकते हैं, जो मर्जी कर। लॉजिक समझ आएगी नहीं? बच्चों अगर हम इसको 160 एज्यूम कर लेंगे तो फिर हमें ये क्या एज्यूम करना पड़ेगा? समझ आएगी बात? ये उसने हमें सवाल में दिया नहीं है, लेकिन हम रिवर्स वर्किंग करके ये चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा जी। अब उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल है 3 का, ये भी लाइबिलिटी है, 30% रेट लगा होगा। डिफरेंस कितना होगा? 10 का। अब ये डिफरेंस 10 का है, कैरिंग अमाउंट बड़ी होगी या टैक्स बेस? तो कैरिंग अमाउंट अगर हम यहाँ पे बच्चों 10 मान लें तो फिर टैक्स बेस 0 माननी पड़ेगी, ऐसी है। अनअर्न कमीशन 9 है, लेकिन ये एसेट है, तो टोटल डिफरेंस कितना होगा? 30 का। क्या चीज बड़ी होगी? ये लाइबिलिटी है। तो समझ आ गई बात की? अब हम बनाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट, अकाउंटिंग की नजर में। और बनाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट टैक्स की नजर में। अकाउंटिंग की नजर में अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मान लें 160 का, और टैक्स की नजर में इसको मान लें 100 का, ठीक हो गया। तो बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी हमने, या हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसने कहा था कि डेप्रिसिएशन चार्ज की थी आपने, टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 9 मिलियन। फिर यहाँ पे आपको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माननी पड़ेगी 0, और टैक्स डेप्रिसिएशन माननी पड़ेगी 9।
लेकिन 0 में से 9 कैसे माइनस करेंगे? हाँ, चलो अपनी आसानी के लिए ऐसे ही कर लेते हैं, इसके 160 रख लेते हैं। अच्छा जी। तो कोई एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर? नहीं हुआ? तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कैरिंग अमाउंट 160, और यहाँ पे टैक्स बेस क्या आ जाएगी? 91। ये 91 कहाँ से आएगी, बात समझ आ गई? टेम्परेरी डिफरेंस कितना आ जाएगा? आंसर निकला। हाँ, एक मिनट रुक। ये सरप्लस, ये 6 का, ये भी रिकॉर्ड होना था। 6 मिलियन। रीवैल्यू सरप्लस की एंट्री क्या होगी भला? नहीं, लॉस हुआ है। लॉस हुआ तो इसकी क्या एंट्री होगी? कितने से? 6 से। तो ये क्या आ जाएगा? 154। डिफरेंस कितना आ जाएगा? रेट लगाएं। लाइबिलिटी। अब उसके बाद अगला कौन है जी? इंटरेस्ट रिसीवेबल। ब्रॉडर बैलेंस 10। और टैक्स वाले जो इंटरेस्ट है वो मानते ही कैश बेसिस पे। इंटरेस्ट इनकम एक्सीड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय 12 मिलियन, तो इनकम ज्यादा हुई है। तो कैड डाउन कितना रहेगा? 22। ठीक हो गया? समझ आ गई बात है? लगाया रेट क्या था?
6.6 लाइबिलिटी। अच्छा जी, उसके बाद है जी अनअर्न कमीशन। ब्रॉडम था जी 30। अच्छा, इसमें कमीशन रिसीट एक्सीड कमीशन इनकम बाय 15 मिलियन। अब रिसीट ज्यादा है, रिसीट ज्यादा है तो बच्चों, एक मिनट, कैश डेबिट होना चाहिए। कि 45 हो, कैश डेबिट अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, ठीक हो गया। तो टोटल अनअर्न्ड कमीशन इस साल के एंड पे कितनी हो जाएगी? 45 की हो जाएगी। यस सर, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में उसने कुछ कहा था। पढ़ो जरा। 25 इनकम 21 हैज बीन एक्सपेंस आउट, हमने सारी की सारी एक्सपेंस कर दी है। इसका मतलब हमारी नजर में उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। अंडर टैक्स डेवलपमेंट कॉस्ट और मोटाइज टैक्स रेट ऑफ 28%। तो 25 का बाकी कितना बच गया? 72%। वो अभी भी टैक्स वालों की नजर में बैलेंस शीट में पड़ा हुआ 18 का डिफरेंस आ गया। हाँ जी। हाँ, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला भी हो गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बोरिंग कॉस्ट ऑफ 8 मिलियन। 8 मिलियन एसिड में लेके गए, वो नहीं मानते, 8 का डिफरेंस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को बैलेंस शीट में 10 मिलियन का इजाफा रिकॉर्ड करके बैठे होंगे, ऐसे ही है। वो इसको नहीं मानते, 10 का डिफरेंस आ गया। लेकिन इस पे रेट कौन सा लगेगा? 15%। निकाले जरा। हाँ जी, निकाले जी। नेट डेफिट टैक्स कितना देगा?
10.5। ठीक हो गया जी। अब हम बनाएंगे डेफर्ड टैक्स अकाउंट। ब्रॉड था जी हमारा गिवन था कितना, 12, और कैड ऑन है जी 10.5। ऐसे ही है। अच्छा, ब्रॉडर में एक और एक चीज भी मिसिंग होगी हमारी, क्या, लॉसेस। याद करो, पिछले साल के, ये देखो ना, जब वो खुद हमें बता रहा है कि ये डिफरेंस तो तीन चीजों का डिफरेंस है 12, इसमें लॉस भी तो आना चाहिए था। उसने लॉस हमें नहीं दिया, लॉस उसने नीचे बताया। तो इन तीन में लॉस शामिल नहीं है, तो फिर लॉस भी हमें करना पड़ेगा शामिल। या तो अगर वो ये ना बताता मैं डिटेल, वो हमें कहता भी पिछले साल के एंड पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 12 की है, तो फिर हमें अज्यूम करना पड़ता कि ये भी एडजस्ट हुआ पड़ा है। लेकिन जब उसने हमें अपने मुंह से बता दिया कि ये 12 तो तीन चीजों का है, तो चौथी चीज नजर नहीं आ रही, तो वो हमें खुद सोचनी पड़ेगी। अगर चौथी भी होती तो फिर आपके जाके टोटल बैलेंस आता। तो 50 आपका लॉस है, इधर लिख दें। उस पे लगा होगा 30%, 15, और ये आपका एसेट अराइज होगा इसमें। करें जरा नेट करें। है? तीन एसेट के लाइबिलिटी, एसेट। तो बुराडन भी इधर आता है, कैडन भी इधर ही आता है। अच्छा, एक मिनट रुको, अगला पॉइंट यहाँ पे उसने कुछ और भी लिखा हुआ है। हाउ एवर, डेफर्ड टैक्स एसेट वॉज रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 12 मिलियन ऑन टैक्स लॉसेज ऑफ 40 मिलियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मतलब है कि पिछले सालों में लॉस तो 50 मिलियन का हुआ था, लेकिन हमें उम्मीद कोई नहीं थी कि 50 मिलियन रिकवर हो जाएगा। समझ रही पॉइंट? लॉस कितना हुआ था? हमें उम्मीद थी कि फ्यूचर में हमारे बहुत प्रॉफिट हुए ना, तो कितने होंगे, 40। कितने होंगे, 40। तो 40 पे कितना डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया होगा हमने, 12। लॉजिक समझ आई कि नहीं? हमने पिछले साल 12 का एसेट क्रिएट किया था, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी 50 सारे का सारा रिकवर हो जाएगा। हमें उम्मीद थी कि 40 अगर रिकवरी होगी। तो आपको पता है बच्चों, जिस चीज को आप कमा नहीं ना सकते, उसको आप एसेट मान नहीं सकते। जो चीज फ्यूचर में आप कमा ही नहीं सकते, जो चीज फ्यूचर में आपको फायदा ले ही नहीं सकते, उसको आज आप एसेट नहीं मान सकते। लॉस कितना हुआ था, 50 का, लेकिन उम्मीद कितनी थी, 40 की उम्मीद थी कि 40 का रिकवर होगा। तो 40 के ऊपर फिर एसेट कितना क्रिएट होना चाहिए था? तो वो कहता हमने पिछले साल 12 माना हुआ था एसेट, 15 नहीं माना हुआ था। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों, अगर यहाँ पे उसने 12 माना हुआ था, चाहे इस साल सच्ची मुच्ची सारे का सारा रिकवर हो गया, वो अलग बात है, तो फिर बच्चों ब्रॉडर बैलेंस आपका कितना आएगा,
यहाँ पे 50 की बजाय क्या आना चाहिए, 40, तो ये फिर कितना आ रहेगा, 12। तो इम्पैक्ट निकालो जरा। अच्छा जी, एक और पॉइंट है बच्चों, हमने अभी पढ़ना है, फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ कि जब आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है ना, तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं भला, एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये गेन है, ये क्या है, गेन। लेकिन ये गेन प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता, ये गेन है प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता। ओके, तो जब ये गेन प्रॉफिट लॉस में, अगर फर्ज करो ये गेन प्रॉफिट लॉस में चला जाता, तो हम इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे होते, हम इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे होते, हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ जाता, हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ जाता तो हमारा एक्सपेक्टेड टैक्स बढ़ जाता। समझा रही बात, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस में नहीं जा रहा, तो इससे रिलेटेड जो टैक्स है वो टैक्स भी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। अगर ये प्रॉफिट लॉस में जाता तो इससे रिलेटेड को टैक्स भी होता, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस में नहीं जा रहा, तो इससे रिलेटेड जो टैक्स है वो भी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना चाहिए। उसकी हम क्या एंट्री पास करते हैं बच्चों, ये रीवर्स सरप्लस बेसिकली ओसीआई में जाता है, कहाँ जाता है, इसी से रिलेटेड जो टैक्स होगा वो भी ओसीआई में जाएगा, लेकिन अपोजिट, मतलब अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। और ओसीआई डेबिट होगा बच्चों, अब डेफिट टैक्स एसेट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी डिटेल डिस्कशन हम कल करेंगे। लेकिन अगर लॉस हो जाए, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी बच्चों। और उस रिलेटेड जो डेफिट टैक्स होगा, डेबिट, और ओसीआई क्रेडिट। समझ लगी। इस सवाल में 6 मिलियन का लॉस हुआ था, हमने एंट्री पास की, ओसीआई सर, ओसीआई डेबिट और एसेट क्रेडिट। उस 6 मिलियन का लें जरा 30%, तो 1.8 से डेफिट टैक्स एसेट डेबिट होना है, और ओसीआई क्या होना है, क्रेडिट होना है। नहीं समझ ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो डेफिट टैक्स एसेट या लाइबिलिटी जो है ना आपका, ओसीआई से डेबिट होगा, ओसीआई क्योंकि लॉस हुआ। अब बच्चों इन दोनों को टोटल करेंगे, आंसर क्या आता है, 12.3। ये आपकी वो बैलेंस फिगर है जिसमें डेफिट टैक्स एसेट या लाइबिलिटी डेबिट हो रही है, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस
12.3 से क्रेडिट हो रहा है। ये क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। तो नेट कितना रहेगा बच्चों? तो मैंने आगे बात की, आज के सवाल में हमने दो चीजें पढ़ी। क्या? सबने में ऐसा हो सकता है कि आपको लॉस एक्चुअल में ज्यादा हो लेकिन उम्मीद कम हो, तो उसकी वजह से आपने जो डेफडेक्स क्रिएट किया था 15 का होना चाहिए था, 12 का क्रिएट किया। तो 12 के हिसाब से पिछले साल की कैलकुलेशन करके आप ब्रॉडर बैलेंस लिखेंगे, तो ब्रॉडर बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो पिछले साल पड़ा था उसी को ब्रॉडन करेंगे ना, चाहे सही था या गलत था जो भी था। इस साल जो आपने किया वो बिल्कुल सही सही जो हुआ है उसके हिसाब से किया। और एक चीज आपने जो नहीं पढ़ी वो ये है कि अगर सरप्लस हो जाए तो ओसीआई में डेफडेक्स इफेक्ट होता है, उसकी एंट्री ये है। अगर सरप्लस हो जाए तो ओसीआई डेबिट, डेफडेक्स एसेट क्रेडिट, डेफडेक्स एसेट क्रेडिट या लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक हो गया। और अगर लॉस हो जाए ओसीआई डेबिट एसेट क्रेडिट, तो डेफडेक्स इम्पैक्ट क्या आएगा जी? डेफडेक्स एसेट या लाइबिलिटी डेबिट और ओसीआई क्रेडिट। समझ आ गई थी? ये दो बातें हमने आज नहीं पढ़ी। तो समझ आ गई बात की। अच्छा, अब उसने मांगी रिकंसिलेशन। अच्छा, रिकंसिलेशन बच्चों हमने पढ़ा था, पहले एक पॉइंट पढ़ा था, अगर परमानेंट डिफरेंस हो तो रिकंसिलेशन बनती है, याद है? अगर कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है तो रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि नहीं, अगर परमानेंट डिफरेंस हो इसके बावजूद एक और पॉइंट पॉइंट भी पढ़ा था, वो आ जाए तो तब भी रिकंसिलेशन बनती है। वो कौन सा पॉइंट था बड़ा? रेट चेंज हो जाए फिर भी रिकंसिलेशन बनती है। एक परमानेंट डिफरेंस, एक रेट चेंज। आज एक और पंगा भी पड़ा है। वो पंगा क्या है? वो पंगा ये है, अगर पिछले साल के लॉसेस 50 हो लेकिन हमने सोचा हो कि 40 के लॉसेस रिकवर होंगे, तो हमने जो डेफडेक्स क्रिएट किया हो वो 12 का क्रिएट किया हो, जबकि इस साल सच्ची मुची 15 का में फायदा मिल जाए, तो 3 का फटा वहां पे भी पड़ जाएगा, तो वो बात भी रिकंसिलेशन में आ जाएगी। अब जरा देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा? 130। किसी बंदे ने रेट लगाया होगा 30%, तो उसके मुताबिक कितना टैक्स होना चाहिए? 39 का। जबकि हमने जो रिकॉर्ड किया हुआ है कितना किया हुआ है? 34.3 का। टैक्स कितना होना चाहिए था? 39 का। हमने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 34.3 का। अब इसमें तीन मसले हैं। पहला, परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस वाला कौन सा? डोनेशन वाला, याद है? 5 का 40% परमानेंट डिफरेंस है, इंटू 30%। ये समझ आई बात? 5 मिलियन था, याद करो, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है डोनेशन 5 मिलियन था, 60% अलाउ था। इसका मतलब है 40% अलाउ नहीं था। 5 का लिया 40%, 2 मिलियन आता है। लेकिन 2 मिलियन तो डोनेशन है, हमें चाहिए टैक्स।
उस डोनेशन के ऊपर लगाएंगे 30%, तो 0.6। समझ आ गई बात। अगला, डिविडेंड के ऊपर फंडा था हमारा। डिविडेंड हमारा कितना था बोला? डिविडेंड था 4 मिलियन का। 4 मिलियन में हमने इनकम बनाई, उस पर हमने लगा दिया 30% रेट, जबकि टैक्स वाले कितना रेट लगा रहे थे? 10%। तो हमारा और उनका 20% का फंडा है। ठीक है जी। अगला मसला है फेयर वैल्यू गेन का। फेयर वैल्यू गेन कितना रिकॉर्ड किया हमने? 10 मिलियन। ठीक है जी। कितना रिकॉर्ड किया? 10 मिलियन। वो 10 मिलियन से 130 के अंदर होगा कि नहीं होगा? होगा। हमने उस पर 30% रेट लगा के बैठे हुए हैं, जबकि टैक्स वाले कहते हैं इसके ऊपर अगर टैक्स लगा तो कितने परसेंट लगेगा? 15% लगेगा। यहाँ पे भी रेट का फंडा। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी बच्चों जो फंडा है वो किस चीज का है? रेट का फर्क है। मतलब 30% रेट लगा के बैठे हुए हैं, जबकि टैक्स वाले 15% मानते हैं, 15% नहीं मानते। समझ आ गई बात है? अच्छा जी। अब आखिरी पॉइंट रह गया जो हमने आज पहला पढ़ा है, कि अगर पिछले साल हमें उम्मीद थी कि 40 के लॉसेस रिकवर होंगे, 12 का एसेट होना चाहिए, लेकिन इस साल हमने देखा करंट टैक्स की वर्किंग में कि भाईजान सारे के सारे लॉस रिकवर हो चुके हैं। सारे के सारे लॉसेस रिकवर हो चुके हैं। तो इसका मतलब है फिर पिछले साल हमने एसेट कम क्रिएट किया। पिछले साल एसेट होना चाहिए था 15 का, हमने क्रिएट किया 12 का। तो वो 3 का जो एसेट हमारा कम क्रिएट हुआ ना, उसकी वजह से भी डेफिड टैक्स हमारा गलत आ रहा होगा। वो 3 भी यहाँ पे लिखेंगे। नहीं समझ टैक्स कम करेगा है? नहीं, हमारा टैक्स कम करेगा ना। हमने 39 का सोचा हुआ है, एक्चुअल में हम कितना पे कर रहे हैं? 34.3। सोचो जरा, 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, अगर हमें उम्मीद होती कि पिछले साल हमें 40 की बजाय 50 रिकवर होता। सोचो, अगर हमें पिछले साल ही पता होता कि 40 की बजाय 50 का लॉस रिकवर हो जाएगा, तो बच्चों हमारा ये एसेट 12 का ना होता, 15 का होता। और नेट नीचे आंसर 0 ना आ रहा होता, 3 आ रहा होता। वो 3 आ रहा होता ना, तो यहाँ पे लिखा होता। सोचो जरा, यहाँ पे 3 लिखा होता, तो आपकी ये वाली वैल्यू बढ़ जाती कि कम होती? ये वाली वैल्यू बढ़ जाती। तो मेरी बात की नहीं। तो जब आपकी 12.3 की बजाय 15.3 होता, तो बच्चों फिर आपके 34.3 ना होता, 37.3। तो जब ये 37.3 होता, तो यहाँ पे माइनस करने की नौबत ही ना आती। हमारा 37.3 आंसर आ रहा था। तो समझ आ गई बात है? ठीक है जी।
तो बच्चों दोबारा देख लो रिकंसिलिएशन में कौन कौन से पॉइंट आए हैं। सबसे पहला परमानेंट डिफरेंस, कौन सा, डोनेशन वाला। ऊपर वाले दो पॉइंट कौन से हैं, रेट चेंज। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, कि लॉसेस के ऊपर सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। अच्छा जी। अब बच्चों ये जो डेफर्ड टैक्स है ना, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से भी आना चाहिए, आना चाहिए ना। हाँ जी, फॉर्मूला हमारा क्या होता था। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना जी हमारा, 130 मिलियन। अब इसमें क्या करना है, परमानेंट डिफरेंस 2 मिलियन का है। हाँ जी, एड बैक करना है कि लेस करना है। 2 मिलियन माइनस करना है कि प्लस करना है, सोच लो सोच लो सोच लो। हाँ जी, तसल्ली से शाबाश। हाँ जी, प्लस करना है कि माइनस करना है, ऐड करेंगे। क्यों, 130 से ऊपर डोनेशन माइनस हुआ पड़ा था। अब उस इफेक्ट को हम निकाल रहे हैं, निकालने से मुराद फिर क्या है, ऐड बैक करेंगे। हाँ जी, टैक्सेबल प्रॉफिट, जिस पे टैक्स लगा। डिफरेंस, हाँ जी, 60, डेफर्ड टैक्स। हाँ, लेकिन हमारा डेफर्ड टैक्स तो आ रहा है 12/3। हाँ जी, हमारा डेफर्ड टैक्स आ रहा है 12/3। तो ये 18 से 12/3 कैसे बनेगा। सोचो 18 से 12/3 कैसे बनेगा। एक तो डेफर्ड टैक्स पिछले साल का,
1.8, 1.5 और 3, इन तीनों को जरा टोटल करें। 0.8, 1.5 और 3, 5 पॉइंट। फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा? 10 मिलियन। फेयर वैल्यू गेन हमने ऐड किया होगा, ऐसी है। ये क्या करना हमने? माइनस कर। अच्छा, मसला ये है कि फेयर वैल्यू गेन परमानेंट डिफरेंस सारे का सारा नहीं है। इसमें आधा परमानेंट डिफरेंस है, आधा टेम्पररी डिफरेंस है। सोचो जरा, नहीं समझ आ रही? कैसे भला? हमने उस पर कितना रेट लगाना है? 30%। टैक्स वाले कितना मानते हैं? क्या टैक्स वाले फ्यूचर में बाकी 15% लगाएंगे? वो कभी भी नहीं लगाएंगे। पॉइंट समझ आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि आधा, 10 मिलियन का आधा वो मानते हैं, आधा वो नहीं मानते। तो हम 10 मिलियन की बजाय यहां पे क्या लिखेंगे? 5 मिलियन। नहीं समझ आएगी? अगला एक और फटाफी था, डिविडेंड। डिविडेंड 4 मिलियन का था। डिविडेंड 4 मिलियन का था। तो 4 मिलियन के ऊपर 10% तो वो मानते हैं, हम 20%। हाँ जी, 4 मिलियन का 2/3 वो नहीं मानते, 1/3 वो मानते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया? तो 4 मिलियन का 2/3 लेना है।
2.67। अच्छा, फेयर वैल्यू गेन ऊपर ऐड हुआ होगा, माइनस कर देंगे। डिविडेंड इनकम है, ऊपर ऐड हुई होगी, माइनस कर देंगे। डोनेशन ऊपर लेस हुए होंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। और कौन सा फंडा रह गया? प्रीवियस शेयर। हाँ, लेकिन वो परमानेंट डिफरेंस तो नहीं है। हाँ जी। इफेक्ट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस, ये परमानेंट डिफरेंस तो नहीं है। हाँ जी। निकाले आंसर क्या होता है? वन। अब टैक्स पे प्रॉफिट कितना था? 72। डिफरेंस? इसका लें 30%। 12.7 आ रहा है, 12.3 आना चाहिए। ये बच्चे सवाल आया, स्प्रिंग 2024 में सवाल आया था, हैंडसम में। ये ट्राई करें जरा। क्वेश्चन नंबर 10। अभी हो गए। चलें, एक ये सवाल अपने घर से कंप्लीट करना है।